Hello, my dear students. Welcome back to my class. Myself, Saloni Singh, और हम कर रहे हैं chapter number 3 electrochemistry NCERT solution exclusively focusing for board exams. So, my dear students, NCERT के जितने भी इंडेक्स और एक्सरसाइज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम एकदम रफ्तार के साथ कवर करेंगे. हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चाहे वो इंडेक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, एवरीथिंग वी विल डू एंड विद फुल एनर्जी. तो भाई इससे प्रीवियस के जो चैप्टर्स अपलोडेड हैं, अगर आप चाहते हैं उनके सोल्यूशन देखना, यानी कि सॉलिड स्टेट हो गया, चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन हो गया, हैलो अल्केन्स एंड हैलोरीन्स हो गया, तो भाई इस चैनल की प्लेलिस्ट जाकर विजिट करिए. एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर केमिस्ट्री नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां पर घुसिए और सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री में एक्सेस करिए, एंजॉय करिए. जहां भी आपको डाउट्स हो कमेंट करिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेकर बैठिएगा, ताकि आपको पता चले आप कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और आप मार्क करते जाइए. भाई ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया. हम हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम रफ्तार के साथ, हम क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, और वो तो हम कर ही लेंगे कुछ भी हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद योर मैम. मैम विल टीच यू हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. How would you determine the standard electrode potential of the system Mg2 plus and Mg? Wow. Now this is the kind of question you would love to attempt. मैं बताती हूँ आप इसको कैसे आंसर करेंगे. पहले देख लेते हैं कौन सी पेन इस पे मस्त लगेगी. I think I should go for ब्लू. पे कौन से कलर अच्छा लगता है बच्चों? ब्लैक से लिखें, ब्लैक से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा. तो बच्चा जब भी आपको Mg और Mg2 प्लस का स्टैंडर्ड या Mg, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, मैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ. तो Mg2 प्लस वर्सेस Mg का अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. आपको 1 मोलार Mg2 प्लस सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा. इस 1 मोलार Mg2 प्लस सोल्यूशन को, जिसका मुझे निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको मुझे कपल करना पड़ेगा विथ शी, यानी कि मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. हाफ सेल, एक हाफ सेल में 1 मोलर Mg2 प्लस सोल्यूशन होगा और दूसरे हाफ सेल में शी होगा. इस तरह से पूरा रेडॉक्स कपल आप रेडी करेंगे. ठीक है. जब यहाँ पे बात करते हैं शी की, तो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यू हैव टू मेंटेन. अब जरा देखते हैं किस तरह से आपका कनेक्शन पॉसिबल है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा सेटअप मैं आपको बता देती हूँ. तो आपको एक वोल्ट मीटर लेना होगा. एक हाफ सेल में Mg2 प्लस कंटेनिंग सोल्यूशन होगा, दूसरा हाफ सेल आपका शी होगा, वोल्ट मीटर होगा, एम मीटर होगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट. ठीक है. सो वी गिव नेगेटिव साइन टू रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज Mg एक्ट एज एनोड. यहाँ पे Mg को हम एनोड की तरह प्लेस करेंगे और शी को हम कैथोड की तरह प्लेस करेंगे. एंड जो रेगुलर कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर और उसके साथ, वो सब कनेक्ट करके वी विल कीप अ सेटअप रेडी. तो हाउ विल यू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यू विल बी राइटिंग, in order to determine the standard electrode potential of the system, we need to prepare 1 molar Mg2 plus solution. We will be making 1 molar Mg2 plus solution to act like an anode, and we will be connecting it to another half cell, and we will be connecting it to make it as a cathode. So she will be connected as cathode, where reduction will take place. Mg2 plus solution will be acting as anode, which will act like a region where oxidation takes place. That's how you have framed an reduction couple. reduction cell का पूरा setup कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे reduction होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. तो इस तरह से आपने रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा सेटअप रेडी कर दिया है. यहाँ पे वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी और कैथोड की जो रीडिंग आएगी, उसके बेसिस पे आप चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं आप. ठीक है, इस स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रही हूँ. तो आपका वोल्ट मीटर का जो भी रीडिंग होगा वो आपको पता होगा, और आपको शी का कैथोड का रीडिंग पता है 0. तो आप एनोड की रीडिंग यानी कि Mg2 प्लस की रीडिंग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. समझ गए? आसान था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था. चलिए, now we will move to next question. Let's move to the next slide. And the next slide here we have, can you store copper sulfate solution in zinc pot? क्या बात है.
इसे कहते हैं धांसू वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिख सकते हैं बच्चों। जरा हम देख लेते हैं, व्हाइट मस्त चल रहा है इस पे। ठीक है, तो भाई कोई चांस नहीं है, वी कैन नॉट स्टोर, बच्चा राइट डाउन, वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट। क्यों ऐसा है? जिंक पॉट में आप क्यों नहीं स्टोर कर सकते? भाई दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। अगर आपने CuSO4 लिया है, इसको आप Zn से ट्रीट करते हैं, तो ये ZnSO4 प्लस Cu बना लेगा। दे आर रिएक्टिव, समझ रहे हो? अगर मैं देखूं कि अगर मुझे यहाँ पे E नॉट ऑफ द सेल निकालना है, तो E नॉट ऑफ Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस E नॉट ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Zn। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे कॉपर का तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है, दैट इज 0.34, माइनस जिंक का पता है माइनस 0.76 होता है। तो भाई आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? प्लस 1.10 वोल्ट। करेक्ट। अगर आपका ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव आ रहा है बच्चा, एंड डेल्टा जी नॉट आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वो रेडीली रिएक्ट करेगा। रेडीली रिएक्ट करेगा तो भाई आप उसको स्टोरेज पर्पस के लिए थोड़ी यूज कर सकते हो, समझ गए? ठीक है, तो वी कैन नॉट स्टोर इट इन दिस वे बिकॉज दे रिएक्ट विथ ईच अदर। इसको आप डायरेक्टली भी प्रिडिक्ट कर सकते थे। कैसे? देखिए, अगर आप बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है पॉजिटिव में। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है बच्चा, वो रेडीली रिड्यूस होता है। जो रेडीली रिड्यूस होता है उसे हम कैथोड पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है कॉपर का, और जिंक का लो है। ठीक है, तो हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों की वैल्यूज, तो ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। या फिर इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड हेंस zinc will replace copper from copper sulfate solution to form zinc sulfate solution. So लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इस तरह से लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डेल्टा जी जहां पे आपने नेगेटिव दिखा दिया, तो समझ जाइए कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो रिएक्ट करना ही करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। wow, now here you can see the question, that is, consult the table of standard electrode potential and suggest three substances that can oxidize ferrous ion under suitable condition. तो भाई इसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, और हमें क्या करना है, हमें सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने हैं, और ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बच्चा सीधी सी बात है, आप अगर टेबल देखोगे ध्यान से, तो आप ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे स्पीशीज देख सकते हो। MnO4 माइनस ले लो, दूसरा ले लो Cr2O7 2 माइनस, तीसरा ले लो H2O2। ठीक है, ये सबको अगर आप एसिडिक मीडियम में प्लेस करते हो, तो ये एसिडिक मीडियम में दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, itself get reduced, itself, इसके अलावा भी कोई भी चूज कर सकते हो, they itself get reduced and oxidizes others। ठीक है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। कौन इजीली रिड्यूस होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होता है। हाई होने का मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर पॉजिटिव अगर आपको मिले, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है फेरस आयन के कंपेयर में, फेरस आयन के कंपेयर में, आप बोल सकते हैं कि वो इजीली उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। समझ गए? आसान था, बट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते जहां पे आपको टेबल रेफर करने को कहा जा रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन गिव यू ऑप्शंस कि भाई ये चार ऑप्शन है, देखिए सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में जा सकता है, या फिर स्टार्टिंग के 20 मार्क्स 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें ये सब चीजें हो सकती है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अरे रे रे, ये तो सॉल्व एग्जाम्पल है, एंड द सॉल्व एग्जाम्पल इज फ्रॉम योर NCERT एग्जाम्पल नंबर 31, and that is completely based on
Nernst equation. Okay, so represent the cell in which the following reaction takes place. I'll take up the example. चलिए देखते हैं. तो Mg है, Ag प्लस से रिएक्ट करके Mg2 प्लस एन Ag बना रहा है. शक्ल से देखने में पता चल रहा है यहाँ पे Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है. E नॉट ऑफ द सेल दिया हुआ है. ऐसे क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंटेशन रेडी कर लेना है अपना. ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं एनोड, उसके बाद एनोड में जो भी है आपका इनिशियल और फाइनल आयन जो फॉर्म हुआ, आयन का कॉन्सेंट्रेशन, फिर सॉल्ट ब्रिज बनाइए और इधर अपने कैथोड के प्रोडक्ट्स लिखिए जो रिड्यूस हुए हैं. तो Ag प्लस रिड्यूस टू Ag. ठीक है, जब आपने सेल रिप्रेजेंटेशन एक बार दिखा दिया तो उसके बाद आप एक नर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे. ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT बाई NF log minus 2.303 RT by NF log Mg2 plus आयन. तो Mg2 plus आयन की जगह ऑक्सीडाइज्ड आयन अपॉन रिड्यूस्ड आयन, ये लिख लीजिए. ऑक्सीडाइज्ड आयन तो कौन है, Mg2 plus है जो कि राइट हैंड साइड पे है और उसका जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर इक्वेशन बैलेंस करते कोई कोफिशिएंट है तो वो भी लिखना है. Mg2 plus का कोई कोफिशिएंट नहीं है. Ag plus का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे रिड्यूस है. सिर्फ आयन लिखना है, सॉलिड स्टेट वाले मेटल्स नहीं लिखने हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा. ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये 1-1 कॉन्सेंट्रेशन के होंगे. हमें सिर्फ आयंस को मेंशन करना है. तो अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है तो ऊपर ऑक्सीडाइज्ड आयन आएगा और नीचे रिड्यूस्ड आयन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब देखिए फर्दर आप क्या करेंगे, वैल्यूज प्लेस करें. ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दी है 3.17, आपने प्लेस कर दिया. RT बाई NF, ये देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, E cell is equals to E naught of the cell minus 2.303 RT by NF. इसमें ये वाला ना एक कांस्टेंट वैल्यू है 2.303 RT by F, और उन सब की वैल्यूज, R की वैल्यू, T और F की वैल्यू 96500 अगर आप रख देते हैं और बाकी सारी चीजों की वैल्यू रख देते हैं तो आपको मिल जाता है 0.059 by N. यानी आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, E cell is equals to E naught of the cell minus 0.059 by N log of oxidized ion upon reduced ion. अब इसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए. तो E cell, E naught of the E cell निकालना है. E naught of the cell दिया है आपको 3.17 minus 0.059. N फैक्टर यानी चेंज कितना हुआ, तो N फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाता है 2, है ना. Mg2 प्लस फॉर्म कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो N फैक्टर ले लीजिए 2. लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन कितना है भाई, Mg2 प्लस आयन का कंसेंट्रेशन दिया है 0.130 और रिड्यूस्ड आयन का दिया है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 1 into 10 to power minus 4, है ना, 1 into 10 to power minus 4 और उसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसके बैलेंस्ड इक्वेशन में यहाँ पे 2 है. ठीक है, तो आपने प्लेस किया, आपने सॉल्व किया, लॉग की वैल्यू निकाली, जो भी इसकी वैल्यू आएगी बस उसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2.96 वोल्ट. अब इसके लिए आपको लॉग टेबल, लॉग वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, है ना. और यूजुअली ट्राई किया जाता है एग्जाम में आपको वैल्यूज ऐसी निकले डिवाइड करने पर जिसकी लॉग की वैल्यू आसानी से निकल जाए, जैसे log टू द बेस 10 हो गया, log 10 हो गया, log 2 हो गया, log 3 हो गया. ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है, आपको ऐसी वैल्यूज देंगे जो आसानी से निकल जाएगी. ठीक है, चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू ऑल रेडी? यस, यू हैव टू बी. ओके, अगेन दिस इज वन एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इन टेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स टेक इट प्रॉपर्ली, है ना. चलिए आ जाइए. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस. अब भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उनके बीच में रिलेशन. E naught of the cell is equals to 0.059 by N log Kc होता है.
ये इनका रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको रिलेशन पता है और ई नॉट ऑफ द सेल यहाँ पे क्वेश्चन में 0.46 दिया है, तो उसको प्लेस कर लीजिए, खत्म हो जाएगा, है ना। मुझे केसी निकालना है, तो Kc will be equal to E naught of the cell into n अपॉन 0.059। अभी इसका लॉग इधर ही रखते हैं, बाद में उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चा, तो फर्दर आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज प्लेस करिए। ई नॉट ऑफ द सेल 0.46 है और 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई करिए अपॉन 0.059, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ log Kc will be equal to 0.46 into 2 upon 0.059। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 15.6 मिलेगा। अब Kc निकालना है, तो Kc will be equal to एंटी लॉग ऑफ 15.6। अब इसका एंटी लॉग निकालिए, तो 0.6 को देखिए एंटी लॉग के टेबल में, और ये वाली वैल्यू आपकी पावर में चली जाएगी। पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है। तो आपको डायरेक्ट अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है और उसमें पावर के हिसाब से आप आंसर जज कर सकते हैं, तो इंटू 10 टू पावर 15 तो होना ही है। 0.60 की जो भी वैल्यू आए उसे यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो 0.60 की वैल्यू आती है 392 समथिंग। तो फर्स्ट डिजिट के बाद उसमें पॉइंट प्लेस कर देना होता है, 3.92 इंटू 10 टू पावर 15। दैट्स योर आंसर। समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेते, नहीं याद है तो फिर उसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। ओके, नाउ अगेन यू हैव वन सॉल्व्ड एग्जांपल, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, थोड़ी साइज छोटी कर लेते हैं अपनी, क्वेश्चन दिखेगा, है ना। ओके, the question is, my dear students, the standard electrode potential for Daniel cell is 1.1 volt, correct? Calculate the standard Gibbs free energy for the reaction. अरे सिलेक्ट हो जाओ भैया, वाइट के अलावा कुछ जा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। The standard electrode potential for the Daniel cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. देखिए Gibbs energy के लिए आपको E naught of the cell और G में रिलेशन पता होना चाहिए, and we know that delta G naught is equals to minus NF E naught of the cell, correct? वो सेम चीज ऊपर भी लिखी है। अच्छा, क्योंकि n फैक्टर यहाँ पे 2 होगा, जिंक 2 लूज करेगा, कॉपर 2 एक्सेप्ट करेगा, तो n फैक्टर तो 2 हो गया। F 1 फैरेड इज इक्वल टू 96500 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 96487 होती है। तो जहां पे मेंशन हो कि भाई यही वाला F का वैल्यू यूज करना है, वहीं पे 96487 यूज करिएगा, अदरवाइज यू आर फ्री टू यूज 96500 वैल्यू। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। So you have placed this, और E naught of the cell की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, that is 1.1 volt। खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। What answer you are getting? -21227 जूल मोल रेज टू -1, that is your unit। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, लो 1000 से डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा? -21.227 किलो जूल पर मोल। फिनिश, वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन भी आपने, पता है अभी तक आपने कितनी चीजें सीख ली, शॉर्ट में फटाफट में आपने कितने रिलेशन सीख लिए, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो आपने नर्स्ट इक्वेशन देख लिया, है ना। नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल किया, एक न्यूमेरिकल केसी और ई नॉट ऑफ द सेल के रिलेशन पे किया, और एक क्वेश्चन आपने डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ऑफ द सेल के रिलेशन पे किया। तो दिस इज क्वाइट स्मार्ट कि हम चैप्टर के 3 मेन फॉर्मूलेस को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। ओके, अब क्योंकि आप एकदम शाणे हो चुके हैं, स्मार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए। और ये क्वेश्चन भी आपकी इंटेक्स का है, कई बच्चों से यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में, तो आई वुड लव इफ यू विल डू दिस क्वेश्चन, क्वाइट गुड वन। तो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, आपको पीएच दिया है, ठीक है।
पीएच दिया है 10, हमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हमें पता होता है बच्चा कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन है आपके पास। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 10 है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन रखा आपने। अब सारी वैल्यूज को धीरे धीरे प्लेस करते जाइए, ठीक है। ये हो जाएगा H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10। तो ये तो आपको पता है कि ये वैल्यू पावर में चली जाएगी, 10 मतलब 10.0 ही होगा, तो इंटू 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन भी तो है इसके साथ, समझ रहे हो। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, सिंपल, तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकल गई यहाँ पे 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मोल पर लीटर। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, आप इसे यूज कर लीजिए। तो नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। यू नो दैट अगर मुझे हाफ सेल के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो E फॉर द हाफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द हाफ सेल माइनस 0.059 बाई n log ऑफ 1 अपॉन H प्लस। ये हाफ सेल का ही, देखिए नर्स्ट इक्वेशन दो तरीके से होता है, एक फुल सेल का होता है जिसमें दोनों कपल को साथ में यूज करते हैं, आप ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट के आयंस लिखते हैं। ये हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन में आप इस आयन को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए वैल्यूज रखते हैं, तो EH प्लस अपॉन H2, और आपको पता है हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी वैल्यू 0 होती है, माइनस 0.059, एन फैक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, लॉग ऑफ 1 बाई H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 10 है, करेक्ट। ऊपर आ जाएगा तो 10 टू पावर 10 हो जाएगा, तो 0.0 ये हो जाएगा, यस। So EH plus upon H2 will be equal to बच्चों यहाँ पे माइनस 0.059 log of 10 to power 10 and log 10 to power 10 सिंपल हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली EH plus upon H2 is equals to माइनस 0.059। खत्म, ये आंसर हो गया, सिंपल था क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपको कायदे से ये क्वेश्चन 2 मार्क का होना चाहिए था, 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो कितना इसको किस तरह का क्वेश्चन लेता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो चीज हमें समझनी बड़ी जरूरी है, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाए। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। देखिए सेल रिएक्शन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, Ni है, 2Ag प्लस है, 0.002 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, गिविंग Ni2 प्लस 0.160 एंड 2Ag, करेक्ट। ये इक्वेशन हो गई। अब इसमें आइडेंटिफाई करिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है Ni2 plus by loss of 2 electron, or 2Ag plus is going to accept that 2 electron to get converted into 2Ag, and that's how the net cell reaction comes. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आई विल राइट Ni2 plus 0.160, फिर डबल ऐसे, फिर Ag plus getting converted to Ag, and उसका concentration यहाँ पे 0.002 मोलार लिख दिया, ठीक है। तो that's how you will represent। अब देखिए हमारा फाइनल इक्वेशन, E cell equal to E naught of the cell minus 0.059 by n log of oxidized ion upon reduced ion। रखते हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। तो E नॉट ऑफ द सेल 1.05 दिया है, और n फैक्टर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन कौन सा है, Ni2 प्लस है, तो Ni2 प्लस लिख लीजिए, और रिड्यूस्ड आयन कौन सा है, तो Ag प्लस है, और उसका कोफिशिएंट है तो 2 पर मल्टीप्लाई करिए। अब 1.05 माइनस
0.059 by 2 log ऑफ Ni2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बच्चा, कितना दिया है, तो 0.160 दिया है। और नीचे ले लीजिए Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यस Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.002 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या मिलता जाएगा मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, सॉल्व करिए 0.16 है ये, और नीचे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, एंड 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 6 हो गया, यानी 10 टू पावर माइनस 6 हो गया, करेक्ट। अब देखिए अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज, आई कैन राइट दिस एज, इसको मैं कैसे लिखूं कैसे लिखूं कैसे लिखूं कैसे लिखूं कैसे लिखूं बच्चों, ये देखो, तो 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, इसको 16 कर लेते हैं इंटू 10 टू पावर, है ना, 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है ना, ओके। अच्छा ठीक है, चलिए इसको 16 कर लेते हैं, तो आपका नीचे आपकी लैंग्वेज में करते हैं, तो नीचे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -6 है, और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो कितना हुआ 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू पावर 4, करेक्ट। 6 माइनस 2 -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 4। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो ये बीच वाला तो सॉल्व करते रहिए आप, यहाँ का बता दे रही हूँ इसको कैसे करेंगे। ये हो जाएगा log 4 log टू द बेस 10 4 प्लस 4 log टू द बेस 10, तो इसकी वैल्यू log टू द बेस 10 1 होती है, तो ये 4 ही रह जाएगा, एंड log टू द बेस 4 इज बेसिकली 0.6020। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर ले, 6021 है, 20 नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लॉग वाली वैल्यू आपकी क्लियर हो जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगा 4.6021, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, 4.6021 और ये 1.05 minus 0.059 by 2 into this. Now solve this. When you solve this, you will get the value. I'll write it here. Okay, I'll write it here. Let's write it with yellow. Okay, so you are getting 1.05 equal to, oh, acha, yes. So when you solve this, you will be getting 1.05 minus 0.2719 upon 2. Solve it further. Final answer I will tell you now. Final answer is here. So 1.05 minus 0.1359. Finally, E cell you are getting as 0.9141 volt. Approximately 1 volt you can take. Okay. So this is quite big question. Ask for 3 marks for sure. 3 marks के लिए है ये क्वेश्चन, आप नियरली इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं अपने, अच्छे से बहुत अच्छे से आता है आपको, तो भी आपके 3-4 मिनट क्वेश्चन में चले जाएंगे, ठीक है। तो जरा स्मार्टली फटाफट प्ले करना है ये गेम, और ये गेम प्ले करने के लिए आप इस गेम में प्रो होने चाहिए, और इसके लिए इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, करेक्ट। ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। We'll move to the next question. Okay, here again one question based on Nernst equation. Let's take it up quickly. Okay, now the question is, cell दिया है आपको, in which the following reactions occur. So we take the reaction. 2Fe3 plus 2I minus gives 2Fe2 plus I2. Correct? यही है ना। लेजर पॉइंटर से क्या होता है, अच्छा ये दिख रहा है ना आप लोगों को, चलो बहुत ही बढ़िया। मैं वापस पेन की तरफ चलती हूँ। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को ई नॉट ऑफ द सेल भी दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ द सेल इज 0.236।
जरा इसमें बाइफर्केशन कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रोसीड कर पाए प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। ओके, नाउ वी कैन कंटिन्यू। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको निकालना है गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट और के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हम पहले कर चुके हैं। हमें रिलेशन पता है, हम देखेंगे हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। पहले देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ। तो 2Fe3 प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू 2Fe2 प्लस, करेक्ट। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वाले साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तब Fe2 प्लस, अरे ये रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा, और रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I माइनस का, तो 2I माइनस इज फॉर्मिंग I2 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ये हो गया रिडक्शन हाफ। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन लिख लीजिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ हम पहले लिखते हैं, सो I माइनस गेटिंग कन्वर्टेड टू I2। I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है, चलिए फिर क्रॉस मारिए, और यहाँ पे Fe3 प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू Fe2 प्लस, ये है हमारा हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे जो हमें करना है उसके हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है, दैट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल, करेक्ट। तो योर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन फैक्टर कितना होगा, 2। ठीक है, F कितना होगा, 96500, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो यू कैन टेक दिस वैल्यू। ठीक है, और E नॉट ऑफ द सेल कितना दिया है, E नॉट ऑफ द सेल कितना दिया है, 0.236। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव तो लेना पड़ेगा, इंटू 0.236। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, when you multiply this you'll get delta G naught as minus 45548 जूल पर मोल, यूनिट याद रखिएगा। ठीक है, मिल गया आंसर। अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते, तो डेल्टा जी नॉट विल बिकम इक्वल टू माइनस 45.5 किलो जूल पर मोल। खत्म। आप केसी निकाल लें, डेल्टा जी नॉट है तो आप केसी आराम से निकाल सकते हैं ना बच्चा, है ना। आपको पता है कि NF E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log KC होता है, नहीं पता तो अब जान लीजिए। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC होता है। यहाँ पे अब देखिए हम क्या करेंगे, तो मुझे log KC निकालना है, तो ये हो जाएगा NF E नॉट ऑफ द सेल अपॉन 2.303 RT, करेक्ट। वैल्यूज प्लेस करें, और आपको पता है कि ये F और 2.303 RT का कांस्टेंट जो आता है वो 0.059 आता है वैल्यूज प्लेस करने पर। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज N E नॉट ऑफ द सेल अपॉन 0.0591 इक्वल टू log KC। चलो वैल्यू रखो, N की वैल्यू 2, E नॉट ऑफ द सेल कितनी है, E नॉट कहाँ गया 0.236, 0.0591 and you will get log KC। solve it, जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें एंटी लॉग लेना है, तो अंदर वाला तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 2 इंटू 0.236, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 3 2 6 and 2 2 4, so 472 upon 0.0591, तो KC will become equal to, this is approximately coming as 8। तो आपको पता है 8 का अगर आपको एंटी लॉग लेना है, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको, तो बेसिकली इसके पॉइंट के बाद ही कोई वैल्यू हो गया, और पॉइंट के बाद की वैल्यू हम एंटी लॉग में देखते हैं, तो पॉइंट के पहले की डिजिट पावर में चले जाते तो इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू पावर 8 समथिंग, तो KC इज 10 टू पावर 8 इज द आंसर। सिंपल, इजी था। लेट मी टेल यू कि ये जो आपने क्वेश्चन अगर कर लिया है तो ये आपका 2012 के ऑल इंडिया के पेपर में क्वेश्चन आया था, और बहुत ही बढ़िया उम्दा सही क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया, स्मार्ट हो आप। चलिए
वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, टेक इट अप क्विकली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन which you have on your screen is basically a question which is solved, and ऐसा क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन है जो जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये उस लेवल का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm, ठीक है। तो आपको दिया है, मैं आपको यहाँ पे एक जोरदार रिलेशन बता देती हूँ, सेल कांस्टेंट यानी कि G स्टार इक्वल टू रणबीर कपूर, याद रखने के लिए R stands for resistance and K stands for conductivity, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, दैट इज रणबीर कपूर, ऐसे याद रहेगा आपको। ओके, तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ, हम क्या कर रहे हैं, एक ही कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर पहले हमने अलग कॉन्सेंट्रेशन का यानी 0.1 मोलार KCl भरा था, और दूसरी बार हमने उसी कंटेनर को खाली करके उसके अंदर 0.02 मोलार KCl भरा। सेल तो वही है, अगर सेल वही है तो सेल कांस्टेंट G स्टार सेम रहेगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या वैरी करेगा, उनका रेजिस्टेंस वैरी करेगा और उनकी कंडक्टिविटी वैरी करेगी। तो मैं पहले केस के लिए निकालती हूँ G स्टार। तो पहले केस के लिए रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम और उसकी कंडक्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी केस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी 0.0, द कंडक्टिविटी 0.1 की कंडक्टिविटी ये रही 1.29, तो 100 इंटू 1.29 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 129 मीटर रेज टू -1, ये सेल कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। अब मैं अगर सेल चेंज कर रही हूँ, ये 0.01 के लिए था, सॉरी 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन वाले के लिए था, अब मैं इसके लिए निकालना चाहती हूँ, क्या निकालना चाहती हूँ, तो सेल कांस्टेंट तो उसके लिए सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस अलग से दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दूसरे केस के लिए आपको दिया हुआ है, हमें दूसरे केस के लिए यानी इस केस के लिए देखिए G स्टार सेम रहने वाला है, इसका रेजिस्टेंस अलग से दिया हुआ है, आपको इसका कप्पा निकालना पड़ेगा। तो G स्टार इज इक्वल टू रणबीर कपूर, है ना, और आपका कप्पा निकालना है तो G स्टार अपॉन R, G स्टार यानी कि 129 है ना मीटर में, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर 520 ओम, तो डिवाइड करिए, सेकेंड सेल का कप्पा आ जाएगा, इट इज कमिंग टू बी 0.248 साइमन मीटर रेज टू -1, करेक्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फर्दर। मुझे निकाली है मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकाली है आपने, अब मोलार कंडक्टिविटी भी निकालनी है, तो लेमडा m इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन C इंटू 1000 होता है ना, तो कप्पा की वैल्यू रखिए, कप्पा की वैल्यू कितनी लेकर आए 248 मीटर में लेके आए हैं, सेंटीमीटर में कर लीजिए, कोई एक काम करिए, या तो सब सेंटीमीटर में रखिए या मीटर में रखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे सब मीटर में रखा है, सब मीटर में रखा है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए वैल्यूज रखी हैं, 248 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 20, अगर सेंटीमीटर में रखते तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर मीटर में रखते हैं तो नीचे 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये नीचे वाला 1000 है, इसीलिए ऊपर 10⁻³ लिखा है। ओके, बस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, किसका, लेमडा m का आंसर आ जाएगा 124 इंटू 10⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर में आंसर है, ठीक है। सेंटीमीटर में 124 आएगा, ये देखिए सेंटीमीटर में यहाँ से किया है, अल्टरनेटिव मेथड ये रहा 0.248 इंटू 1000 अपॉन 0.02 जो कॉन्सेंट्रेशन था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 है, उसके हिसाब से आपने प्लेस किया, आपको आंसर मिल गया।
So I hope you understood this question. Very, very important for any competitive exams if you are preparing, or even if you are preparing for normal board exams, or you are preparing for JEE mains. तो उसमें वैल्यूज चेंज करके रखी होगी, पैटर्न क्वेश्चन का यही होगा, ठीक है. अगेन वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.5, जरा ध्यान से देखिएगा. So here we have the electrical resistance of column. The electrical resistance of column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter is given to you and length is given to you. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. Okay, let's do it. तो हमें क्या क्या दिया है, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, करेक्ट है ना. ओके, हमारे पास है एरिया नहीं है, ठीक है, एरिया तो निकालना पड़ेगा. तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर, अरे कॉइल ऐसा ही होगा ना, तो हमें पाई आर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा एरिया. चलिए वैल्यूज रखिए. 3.14 रेजिस्टेंस दिया है और डायामीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा हाफ का स्क्वायर. अब करिए तो ये आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया आ गया आपके पास. अब एरिया को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए. रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. सब रखने के बाद आपको रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है. अब रेजिस्टेंस मिल गया, सॉरी रेजिस्टिविटी मिल गया. रेजिस्टेंस तो रख ही दिया है, रेजिस्टेंस रखा, एरिया रखा, अपने लेंथ रखा, तो आपको क्या मिल गई, रेजिस्टिविटी. और आपको पता है कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. तो 1 बाई रो विल गिव यू कप्पा, तो कप्पा भी मिल गया आपको. और कप्पा मिल गया तो कप्पा से पप्पा मतलब मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन किया. कप्पा की वैल्यू आपने निकाली कितनी, 0.01148 इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.05. प्लेस करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, 229.6 आ रहा है. Don't forget to write the unit Simon centimeter square mole raised to -1 for molar conductivity. I hope you understood. ठीक है. देखिए ये आपने निकाला है सेंटीमीटर के टर्म्स में. आप सब कुछ मीटर के टर्म्स में निकाल सकते हैं, बट फिर वही ध्यान रखना है कि मीटर के टर्म्स में निकालते वक्त आपको ऊपर, जब सेंटीमीटर के टर्म्स में निकालते थे तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर के टर्म्स में निकालते तो नीचे 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सॉल्व करते वक्त. दैट्स ऑल. सो विद दिस वी फिनिश एग्जाम्पल 3.5 ऑल्सो. यस, नाउ वी कैन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन बच्चा, एग्जाम्पल 3.6. The molar conductivity of KCl solution at different concentration is given to you. यानी lambda m versus concentration का ग्राफ है रूट सी. ये आपने कुछ देखा होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे आपको पता है. तो ये KCl है और यहाँ पे रूट सी यानी कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लैम्डा m, और जहां पे ये एक्सट्रापोलेट कर रहा है ये हो गया इसका लैम्डा एम नॉट. ये हमने ग्राफ देखा है, ठीक है. तो अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं और आपको क्या निकालने को बोला, ई एम नॉट एंड, वैसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है. डोंट वरी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. बट अगर आपको इस ग्राफ में स्लोप निकालनी है, स्लोप, ठीक है, स्लोप निकालनी है, तो ये याद रखिए कि it can be seen that it is, the graph is giving you straight line and C1 by 2 from the intercept it is 0 concentration. We find that EM naught is 150, correct. EM naught 150 है, ये तो ग्राफ प्लॉट करोगे तभी पता चलेगा. So I don't think I need to invest time. बस आप इधर से यहाँ से इतना ही जान लीजिए कि अगर स्लोप निकालना है तो माइनस स्लोप इज इक्वल्स टू A.
ये चीज ध्यान रखना है, ये रिलेशन याद रखना है, कहीं पे आया तो यू कैन यूज इट। चलिए अगला क्वेश्चन बेस्ड है कौन से लॉ पे बच्चों? कोलरैश लॉ, है ना? कोलरैश लॉ किसके लिए यूज होता है? तो इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग लैम्डा एम नॉट होता है बेसिकली, या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि उस ग्राफ से, ये प्रीवियस वाला जो ग्राफ हमने देखा था प्रीवियस पेज पे, इस ग्राफ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते। लैम्डा एम नॉट तब निकलता है जब वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ये तो ग्राफ ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो बेस्ट तरीका है हमारा कोलरैश लॉ। ओके, अब जरा कोलरैश लॉ को डिटेल में देखते हैं। सो क्वेश्चन हियर इज कैलकुलेट EM नॉट यानी लैम्डा एम नॉट, वही लैम्डा एम नॉट, EM नॉट यानी, यहाँ पीछे भी जो कंफ्यूज हुए EM नॉट देखकर उनको भी बता दूं, यहाँ पे लैम्डा एम नॉट इज माइनस, लैम्डा एम नॉट इज 150, ठीक है, ये 150 है। चलिए आ जाइए। ओके, so calculate lambda m naught for CaCl2 and MgSO4 from the data given in the table। तो टेबल तो हमारे पास है नहीं, आपको एग्जाम में उनकी वैल्यूज दे दी जाएंगी, इंडिविजुअल आयन का लैम्डा एम नॉट की जो वैल्यू होगी वो, ठीक है। तो अगर मुझे CaCl2 का लैम्डा एम नॉट निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca2 प्लस आयन प्लस 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, क्योंकि 2 Cl माइनस आयन और एक Ca प्लस, ठीक है। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca2 प्लस आपको दिया है 119, ये आपको टेबल में प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस 2 Cl माइनस का दिया है 76.3। सॉल्व करिए, आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही MgSO4 का देखिए, तो यू नो दैट MgSO4 will give you Mg2 plus SO4 2 माइनस, यानी बेसिकली लैम्डा एम नॉट ऑफ Mg2 प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ SO4 2 माइनस, दोनों की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू रखिए, एक की 106 है, एक की 160 है, रखा 266, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल देखो, सारी वैरायटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी की सारी वैरायटीज सॉल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस में ऑलरेडी अवेलेबल है, समझ रहे हो? चलो अभी आ जाते हैं एग्जाम्पल 3.8। लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट इज गिवन, कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC। जरा सोचिए, अगर मुझे HAC बनाना है तो कहां से बनेगा? HCl मुझे H देगा और NaAC मुझे AC देगा, तो H और AC यहां से मिलेगा, तो इन दोनों की वैल्यूज मुझे ऐड करनी पड़ेगी। इन दोनों में मुझे क्या नहीं चाहिए? NaAC में से Na नहीं चाहिए और HCl में से Cl नहीं चाहिए, तो इसे निकालने के लिए मैं उन्हें NaCl से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, खत्म क्वेश्चन। सो लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaC माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, वैल्यूज प्लेस करिए, खत्म है आंसर। समझ गए? सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल कचकच नहीं है, एकदम। कोलरैश लॉ के क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 to power minus 5। Calculate its dissociation constant if EM naught यानी lambda m naught for acetic acid is 390.5। ठीक है, तो मुझे लैम्डा एम नॉट निकालना है, हमें क्या क्या रिलेशन पता है, ध्यान दीजिएगा। मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कप्पा कितना दिया? कप्पा पप्पा पप्पा कप्पा कप्पा पप्पा पप्पा 4.95 बच्चों, 4.95 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.001028, करेक्ट। लैम्डा एम के लिए निकालेंगे तो ये वैल्यू आप इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में ले रहे हैं आप, तो फाइनली लैम्डा एम आपको मिल जाएगा 48.15, ठीक है, लैम्डा एम मिल गया।
अब अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होता है, तो लैम्डा एम रखिए 48.15 अभी निकाला है, लैम्डा एम नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 390.5, डिवाइड करिए दोनों को, आपको मिलेगा 0.1233 एंड मुझे k निकालना है यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो k क्या होता है बच्चा, k इज बेसिकली, I'll show you here, हाँ जी, so your k is basically c alpha square upon 1 minus alpha, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रख लीजिए और अल्फा की वैल्यू जो यहाँ पे निकाली वो रख लीजिए, यू विल गेट द आंसर। खत्म, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉर्मूलाज कवर कर लिए है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। मैं काम करती हूँ यहाँ पे एक बार आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देती हूँ। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 by n log oxidized iron upon reduced iron concentration. Correct? We know that delta G naught is equals to minus NF E naught of the cell. Delta G naught is equals to 2.303 RT by NF log to the base 10 Kc. इसको शॉर्ट में हम लिख सकते थे 0.059 by n log of Kc, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा G naught is equals to 0.059 by n log to the base 10 Kc, ये एक रिलेशन हो गया। फिर हमने जो रिलेशन देखा वो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, यानी जी स्टार सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रणबीर कपूर, यानी रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और यू कैन सेल कांस्टेंट ये जो जी स्टार होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू एल बाई ए, ठीक है। और क्या है फॉर्मूलाज इसके अंदर, सो रेजिस्टेंस को आप कंडक्टिविटी ले सकते हैं तो 1 बाई सी, रो को आप रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी एल बाई ए, इस तरह से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आप अल्फा निकाल सकते हैं, लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम एट इन्फिनाइट कॉन्सेंट्रेशन, एंड फिर आप के निकाल सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा करके। खत्म, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे फॉर्मूलेज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, आप किसी को भी कैसे भी करके यूज करके रिलेशंस आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो चीजों को। इतने फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन है 3.7, ठीक है। व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की, ठीक है। जरा देखना ध्यान से, ये मैं क्यूब बना रही हूँ, ठीक है। ये मान लो इसका वॉल्यूम, ये 3D इमेज इमेजिन कर लेना कि ये क्यूब है, स्क्वायर दिख रहा है पर क्यूब इमेजिन करना, और इसका वॉल्यूम कितना लिख रही हूँ मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ बच्चा, ध्यान से देखिएगा, मैं इस कंटेनर को थोड़ा बड़ा करने जा रही हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये कंटेनर इसका 4 टाइम्स हो गया। अब सुनिए जरा ध्यान से, बात को सुनिएगा, क्या बोल रही हूं मैं। इनिशियली आपके जो नंबर ऑफ आयंस थे वो इतने यूनिट वॉल्यूम में थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पर हम क्या मेजर करते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जब डाइल्यूशन नहीं किया था तब आपके सारे आयंस इस रेड जोन में थे, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में थे। जब आपने डाइल्यूशन किया तो आपके जितने भी आयंस थे अब ये पूरे स्पेस में फैल गए हैं, यानी जितने आयन इस स्पेस में थे वो तो लेस हो गए ना। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस बिकॉज इट गेट मोर स्पेस टू ऑक्यूपाई देमसेल्व्स, तो उस छोटे से जोन में तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, तो लेस नंबर ऑफ आयंस per unit volume leads to decrease in conductivity, I hope you understood, ठीक है।
तो ये रीजन होता है, और इस कॉन्सेप्ट पे परफेक्टली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी इज अ मेजरमेंट ऑफ, कंडक्टिविटी इज बेसिकली यू आर मेजरिंग फॉर 1 यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ही बड़ा कर दोगे तो वॉल्यूम कब बड़ा होगा, जब डाइल्यूशन करोगे, तो उतने वॉल्यूम में जितने आयन थे वो बड़े वॉल्यूम में चले गए हैं, तो इतने वॉल्यूम वाले आयंस, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए ना, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यू आर सॉर्टेड। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम ड्राइंग को क्लियर करते हैं एंड वी आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो द क्वेश्चन हियर इज, I think this will be our last question for today's session. The question is, suggest a way to determine the lambda m naught value for water, है ना। अब इसके लिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोलरैश लॉ, KOHLRAUSCHS, कोलरैश law. So in accordance to the कोलरैश law, we will determine our values. Pay attention. हमें H प्लस चाहिए और OH चाहिए। H प्लस हमें मिल सकता है एसिड से, OH मिल सकता है हमें बेस से। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं lambda m naught of HCl, that will be equal to lambda m naught of H plus plus lambda m naught of Cl minus, ठीक है। अब ले लेते हैं lambda m naught of NaOH, तो that will be equal to lambda m naught of Na plus plus lambda m naught of OH माइनस। मुझे जरूरत किसकी है, इसकी और इसकी, बाकी दोनों की जरूरत नहीं है। तो अगर इन दोनों की जरूरत नहीं है तो मैं इसमें से lambda m naught of NaCl भी ले लेती हूँ। तो lambda m naught of Na plus प्लस lambda m naught of Cl माइनस, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर मुझे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए तो मुझे ये फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना पड़ेगा और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सो lambda m naught of water will be equal to, when you will add these two, you will be getting whatever we lambda m naught of HCl plus lambda m naught of NaOH माइनस आपको करना पड़ेगा lambda m naught of NaCl। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगा lambda m naught of H plus प्लस lambda m naught of OH माइनस बचेगा, दैट विल गिव यू lambda m naught of water। खत्म क्वेश्चन। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। अगर आपने इसी तरह से प्रेजेंट किया है तो वेल एंड गुड, वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड, ठीक है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है टेक्स्ट बुक में से। इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान में रखें तो अगला जो क्वेश्चन है आई थिंक थोड़ा सा लंबा है, हम उसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इसी तरह से आपको बने रहना होगा, किसके साथ, अपनी मैम के साथ। आपकी मैम आपको सारी चीजें कराएंगी, हर एक सोल्यूशन कराएंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एकदम टॉप नॉच पे लेकर जाएंगी और आप एकदम प्रो बन जाएंगे, एकदम एब्सोल्युटली प्रो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्रो बनने के लिए और इसी तरह से अगर चीजें समझ आ रही है तो भाई कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेगी मैम आपकी कि भाई ये सारा स्टडी मटेरियल और ये सारे वीडियो लेक्चर्स तो आपके लिए फ्री है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो प्ले स्टोर में लेके जाएगा। वहां पे एक बढ़िया सा एप्लीकेशन है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड कर लीजिए वो एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, सिंपल है ना, यू हैव टू एक्सेस ऑल द स्टडी मटेरियल फॉर फ्री, चाहे वो बोर्ड्स रिलेटेड हो, नीट रिलेटेड हो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, आप हर चीज फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया क्या चीज होगी, आपको सारी चीजें मुफ्त में मिल रही है बच्चों, कर लो यार, एक्सेस कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, है ना। और अगले सेशन के लिए बने रहो, क्योंकि फिर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। सो हम ये सेशन यहीं पे रोकते हैं, अगले सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। Oh shit, I forgot one thing. Till then, stay happy, stay healthy, stay चाणक्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स। Till then, take care, love you all, love you all, love you so much.
Bye bye. Take care.